नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, दो हिंदू के और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे एम्बिट ऑफ फ्रेटर्निटी से संबंधित। दूसरे नंबर पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल डिस्कस करेंगे मून लाइटिंग से संबंधित। मून लाइटिंग ये टर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्यों सुर्खियों में है ये टर्म, डिटेल से डिस्कस करेंगे पूरा कंसेप्ट मून लाइटिंग का। तीसरा आर्टिकल हम हिंदू का ही डिस्कस करेंगे एलएसी पर या फिर इंडिया और चाइना के बीच में न्यू स्टेटस को के बारे में। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कीवर्ड्स हमारे जो बाकी थे वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इलाबरेट का क्या मतलब है? जब देखो क्वेश्चन में इलाबरेट दिया हो, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड रुकिए आप, ये देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। इन मैनी वेज लॉर्ड डलहौसी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इलाबरेट, जब इलाबरेट क्वेश्चन में दिया हो इसका मतलब आपको डिटेल्स देनी है, और ज़्यादा डिटेल्स देनी है। स्टेटमेंट दी हुई है, अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स देनी है। आपको बताना है लॉर्ड डलहौसी को कैसे मॉडर्न इंडिया का फाउंडर माना जाता है। हर एक डायमेंशन में आप बताओगे उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में क्या काम किया, पब्लिक हेल्थ के काम में क्या काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्शन में उन्होंने क्या काम किया। यानी ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस ऐड करके आप बताओगे लॉर्ड डलहौसी को फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा जाता है। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वो तो आपको देना ही है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब सीधा सीधा स्टेटमेंट हो तो कंक्लूजन हमेशा आप बैलेंस दीजिए। आप थोड़ा ये भी बताइए कि ये बात सच है कि इन्होंने अच्छा काम करवाया और मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, लेकिन आखिरकार कॉलोनियल साम्राज्य के ये एक टूल थे, तो मतलब इनका भी लार्जर इंटरेस्ट तो यही था कि कैसे ना कैसे करके जो यूके का किंगडम था, ब्रिटिशर्स जो हमारे देश में रूल कर रहे थे, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो लार्जर इंटरेस्ट लॉर्ड डलहौसी का इसी चीज़ में था। तो इस प्रकार से आप बैलेंस का कंक्लूजन दे सकते हो। उसके बाद है इलुस्ट्रेट। इलुस्ट्रेट का क्या मतलब होता है? इलुस्ट्रेट जब आ जाए तो आपको एक्सप्लेन करना है, किसी चीज़ की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ और स्टैटिस्टिक्स के साथ, जिससे कि आपके आंसर में और ज़्यादा वेट ऐड हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आपका क्या मतलब है? इलुस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स। जब भी इलुस्ट्रेट आएगा तो उसके साथ आंसर लिखा होगा, यानी आपको क्वेश्चन का आंसर तो देना ही देना है, लेकिन आपको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स अगर संभव हो तो उनके बारे में बताना है। जब भी इलुस्ट्रेट आएगा तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर लिखने हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है एनालाइज या फिर क्रिटिकली एनालाइज। एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज में कोई खास डिफरेंस वैसे होता नहीं है। होता क्या है, जब क्वेश्चन में एनालाइज पूछा जाए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा हुआ है, टेररिज्म इज इमर्जिंग एज ए कम्पिटिटिव इंडस्ट्री ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। इसमें एनालाइज है, बाद में एनालाइज द अबाउट स्टेटमेंट। जब भी देखो एनालाइज आता है क्वेश्चन में, आप इशू को पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इशू को आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे और हर एक कंपोनेंट के पक्ष में आप आर्ग्यूमेंट दोगे एविडेंस के साथ, और नेगेटिव में बनते हैं तो आप नेगेटिव में आर्ग्यूमेंट्स दोगे एविडेंस के साथ। समझ गए? जैसे टेररिज्म एक इशू है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बनता जा रहा है, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और स्टेट सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स, जैसे पाकिस्तान सपोर्ट करता है टेररिज्म को, और विभिन्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच जो कंपटीशन देखने को मिलता है, जैसे आईएसआईएस और तालिबान के बीच अफ़गानिस्तान में। तो ये सारे एक बार आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब टेररिज्म के मुद्दे को, ये स्टेटमेंट को, इशू को आपने कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद हर एक के पक्ष में आप आर्ग्यूमेंट दोगे। अगर खिलाफ बनते हैं तो खिलाफ में आर्ग्यूमेंट दोगे। समझ गए? ये करना है। एनालाइज का मतलब जो भी इशू है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यानी डायमेंशंस में डिवाइड करने के बाद आप पक्ष में और खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स दोगे। नेक्स्ट है एसेस। जब भी देखो क्वेश्चन में एसेस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये यूपीएससी ने पूछा था, एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब भी क्वेश्चन में एसेस आ जाता है, इसका मतलब यूपीएससी पूछना चाहती है
आप इस स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हो, मतलब ये जो स्टेटमेंट दी है इस स्टेटमेंट से आप किस हद तक सहमत हो, और सहमत हो तो क्यों हो, और किस हद तक सहमत नहीं हो तो क्यों नहीं हो। जैसे ये स्टेटमेंट है, चाइनीज़ और अरब ट्रैवलर स्कीम जो अकाउंट है, मतलब जो विवरण है, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो आप बताइए, क्या इस स्टेटमेंट से आप सहमत हो? तो आप बताओगे कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई इंडिया के लिए, और इससे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि उस समय सोसाइटी कैसी थी। इस तरह के और आप सारे पॉइंट्स लिखोगे कि वास्तव में चाइनीज़ और अरब ट्रैवलर्स का जो विवरण है वो इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एनसीईआरटी से सोल्व होता है क्वेश्चन। लेकिन जब भी एसएस आ जाए क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट से आप किस हद तक सहमत हो तो क्यों हो, नहीं हो तो क्यों नहीं हो। लास्ट में जो भी आप कंक्लूजन लिखोगे वो फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं और इसलिए मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ, या फिर ये चीज़ें हैं मैं इस स्टेटमेंट से इसलिए सहमत हूँ। नेक्स्ट कीवर्ड है कंपेयर। अगर कंपेयर कभी आ जाए, कंपेयर जब भी आ जाए, देखो आपको सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है दो फेनोमेनन के बीच। कई बार दो से अधिक फेनोमेनन भी होते हैं, और जब आप सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को लिखोगे तो अगर आपको लगता है कि ये डिफरेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ तो वैसे ही हैं, तो आप बताओगे कि ये डिफरेंसेस या फिर ये सिमिलरिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें कंपेयर हालांकि डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन लास्ट पार्ट में है, हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले इंग्लैंड में क्यों आई, और आपको ये बताना है क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की कैसी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, और इंडिया से अगर हम कंपेयर करें आज के समय में, तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान इंग्लैंड में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी थी लोगों की। नेक्स्ट कीवर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट से संबंधित कोई क्वेश्चन तो यूपीएससी ने नहीं पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब काइंड ऑफ इलुस्ट्रेट की तरह ही है। आपको दिखाना है कैसे किसी फेनोमेनन की वर्किंग अगर पूछ ली जाती है तो आपको दिखाना है कोई चीज़ कैसे काम करती है, और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो काइंड ऑफ इलुस्ट्रेट जैसा कीवर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट। यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन डिमॉन्स्ट्रेट से संबंधित नहीं पूछा है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एम्बिट ऑफ फ्रेटर्निटी से संबंधित है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा यानी ब्रदरहुड। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में आर्टिकल में ये कहा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के डिबेट्स में 1949 में कहा था, ये जो 3 कीवर्ड्स हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों कीवर्ड्स स्लोगन थे। बताइए कौन से रेवोल्यूशन के? फ्रेंच रेवोल्यूशन के। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। तो BR अम्बेडकर कहते हैं इन तीनों को देखो एक साथ, आपको देखना होगा, तीनों वर्ड्स एक साथ डेमोक्रेसी की नींव है। अगर आप इन कीवर्ड्स को अलग अलग करके देखोगे ना, तो फिर पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा डेमोक्रेसी का। हमारे संविधान में ये तीनों कीवर्ड्स हैं। यहां पर देखिए, प्रीएम्बल अगर आपने देखा होगा, जाहिर तौर पे देखा ही होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तीनों कीवर्ड्स हैं। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, लिबर्टी और इक्वालिटी का मतलब तो हमें पता है। लिबर्टी का सिंपल मतलब है फ्रीडम, जैसे लिबर्टी टू अडोप्ट एनी न्यू प्रोफेशन, मतलब आज़ादी हो कोई नया प्रोफेशन अडोप्ट करने की। इक्वालिटी का मतलब भी आपको पता है, समानता। लेकिन फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? हिंदी मतलब तो आपको पता है, चलो भाईचारा, ब्रदरहुड। वैसे अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाए कि फ्रेटर्निटी की डेफिनेशन बताइए, तो आप क्या बताओगे? देखो, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये टर्म डिफाइन की गई थी, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब ये है, आप ऐसा कुछ दूसरों के साथ मत करिए जो कि आपको लगता है कि कोई आपके साथ ऐसा ना करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, अगर आपको लगता है ना कि आपको कोई गाली ना दे, तो आप भी किसी दूसरे पर्सन को गाली मत दीजिए। आपको लगता है ना कि कोई दूसरा पर्सन मेरे साथ ऊंची आवाज में बात ना करे, तो आप भी किसी दूसरे पर्सन के साथ ऊंची आवाज में बात मत करिए। हालांकि देखो, ये डेफिनेशन भी इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ी वेग है, और राइटर भी इस बात को मानते हैं। राइटर कहते हैं, जनरली देखो, फ्रेटर्निटी को ना एज ए इमोशन के तौर पे देखा जाता है रेदर देन ए प्रिंसिपल। और हमारे संविधान निर्माता भी इस बात को समझते थे, तभी देखो उन्होंने प्रीएम्बल में ना
फ्रेटर्निटी वर्ड को एक क्लियर कंटेक्स्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की। आप यहां पर देखिए, फ्रेटर्निटी वर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मतलब इसका ये है, देश में ऐसा भाईचारा हो, सिटीजन्स के बीच में ऐसा ब्रदरहुड हो कि इससे हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी मिले और देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी और ज़्यादा स्ट्रोंग हो। आप एक बात बताइए, सोचिए, मतलब देखो, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अनटचेबिलिटी थी, मानते हो ना? अभी तो अनटचेबिलिटी हमारे देश में ना के बराबर है, लेकिन उस समय प्रैक्टिस की जाती थी। गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने इसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई थी। और जब देखो संविधान बना था ना, तो आपको पता है पॉलिटिकल इक्वलिटी आ गई थी। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब हर एक वो पर्सन जिसकी एज 18 से ज़्यादा है उसको वोट देने का अधिकार मिल गया था। लेकिन अंबेडकर का ये मानना था, हम एक ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन में एंटर करने वाले हैं कि बहुत से लोगों के पास, उनका इशारा डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ था, दलितों की तरफ था, कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पॉलिटिकल इक्वलिटी तो होगी, उनके पास वोट देने का अधिकार होगा, इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा, लेकिन सोसाइटी में अभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। सोशल इक्वलिटी उन्हें पूरी तरह से फिर भी नहीं मिलेगी। हालांकि इसका प्रोविजन किया गया था, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया था। बावजूद इसके देखो कुछ लोग ऐसे थे जो डिप्रेस्ड क्लासेस को, दलितों को इक्वल स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए अंबेडकर का कहना था पॉलिटिकल इक्वलिटी तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन सोशल इक्वलिटी नहीं मिलेगी अभी भी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बात बोली गई थी कि फ्रेटर्निटी यानी देश के सिटीजन्स आपस में ऐसा भाईचारा बनाएंगे कि सबकी डिग्निटी इंश्योर होगी। मतलब कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा जिससे उसकी डिग्निटी हर्ट हो। और देखो आपस में अगर देश के सिटीजन्स डिवाइडेड रहेंगे कास्ट के नाम पे या फिर किसी दूसरे आइडेंटिटी के आधार पर, तो देश में कैसे यूनिटी और इंटीग्रिटी आ सकती है ऐसी सिचुएशन में। तभी ये बात बोली गई थी प्रियम्बल में कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बाद में देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आई 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी संविधान में, आर्टिकल 51A में। तो 51A में जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश में जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग धर्म भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो हर एक सिटीजन का कर्तव्य बनता है सबके साथ हार्मनी को प्रमोट करना और स्पिरिट ऑफ कॉमन को प्रमोट करना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ साफ हो जाती है कि देश में फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, ये जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट की नहीं है, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिटीजन की भी है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये बात बोली गई है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इनइक्वालिटी से ना फ्रेटर्निटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर देश में इनइक्वालिटी ज़्यादा है तो फ्रेटर्निटी भी प्रभावित होती है, फ्रेटर्निटी कमज़ोर होती है। लेकिन हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, अलग अलग रीजन में इनइक्वालिटी है। देखो कई स्टेट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ स्टेट्स अमीर हैं। साउथ इंडिया में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा मिलेगी अगर अलग से काउंट करोगे। नॉर्थ इंडिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको कम मिलेगी पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा देखो कास्ट और रिलीजियस बेसिस पर भी काफ़ी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इंडिया में, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स, उनमें आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के आधार पर अगर देखोगे ना, तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट दूसरी कम्युनिटीज़ की अपेक्षाकृत कम है। एजुकेशन का लेवल भी आपको कम मिलेगा। वैसे देखो जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने 9 कैटेगरीज ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई किया है जो ना सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दलित्स, आदिवासी, वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये एग्जाम्पल्स हैं। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय देखो देश इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी से घिरा हुआ था, तो एक प्रकार से डर भी लग रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं को कि देश टूट ना जाए। मतलब इवन वेस्टर्न स्कॉलर्स भी ना बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, इंडिया एकजुट रह ही नहीं सकता। वो तो बोल रहे थे बस इंडिया टूट जाएगा, बहुत सारे टुकड़ों में बट जाएगा।
इवन देखो ऐसा नहीं होता, वो बोला करते थे अभी टूटा इंडिया, अभी टूटा, बस 2 साल की बात है, अभी इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। जब नेहरू की डेथ हुई थी तब वो बोलने लगे कि बस नेहरू ने संभाल के रखा था, अब देखना इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अब जो नए लीडर्स आएंगे वो इतने मेच्योर नहीं है, वो इंडिया को एकजुट नहीं रख सकेंगे। लेकिन इंडिया जिस प्रकार से एकजुट रहा ना, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है। B.R. अम्बेडकर ने ना कुछ कंडीशंस बताई थी जिसके आधार पर हमारे देश में डेमोक्रेसी ठीक ढंग से वर्क करेगी। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो ऐसे में भी और जीएस आंसर राइटिंग में भी। डेमोक्रेसी के बारे में कुछ लिखना हो तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज़, ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इनकम के आधार पर। प्रेजेंस ऑफ एन ओपोजिशन, ओपोजिशन की प्रेजेंस होनी चाहिए। आज के समय में थोड़ी ख़राब कंडीशन चल रही है अपोजिशन की, हालांकि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा लीड कर रहे हैं। ओपोजिशन देखो होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। ओपोजिशन होता है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, अदरवाइज ना कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उसमें ना बहुत ज़्यादा एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस आ जाता है तो फिर वो जनता के राइट्स पर ध्यान नहीं देते। हमारे देश की बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, हर एक पॉलिटी में ये बात लागू होती है। ओपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का होना, मतलब जो भी कानून बने, रूल बने, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का ख्याल रखना जरूरी है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट, टायरनी नहीं होनी चाहिए मेजोरिटी की माइनॉरिटी के ऊपर। मतलब B.R. अम्बेडकर ने इस पॉइंट में कहा था मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसी के चले हर इशू पर। नेक्स्ट, मोरल ऑर्डर होना चाहिए सोसाइटी में और जनता में कंसाइंस भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अम्बेडकर ने बताई थी, डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये जो चीज़ें हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मून लाइटिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट और जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मून लाइटिंग का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है महेश, टीसीएस के लिए काम करता है महेश, और जब टीसीएस को ज्वाइन किया था ना, तो उस समय टीसीएस के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया था कि महेश जब तक हमारे साथ काम कर रहा है तब तक कोई एक ही साथ किसी दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता। लेकिन महेश को पैसों की आवश्यकता थी। महेश टीसीएस की जॉब खत्म करने के बाद रात को और सैटरडे संडे किसी दूसरी कंपनी के लिए भी काम करने लगता है, और महेश ने इसके बारे में टीसीएस को बताया भी नहीं है। तो ये है मून लाइटिंग। मतलब आप चोरी छुपे कोई दूसरी जॉब भी कर रहे हो एक ही साथ बिना बताए, तो ये मून लाइटिंग है। अब देखो कुछ लोग ये बोलते हैं ये गलत है बहुत ज़्यादा। किस सेंस में गलत है मैं आपको बताता हूँ, गलत किस सेंस में है। मान लीजिए महेश ने पहली तो बात कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया, टीसीएस को बिना बताए दूसरी जगह वो जॉब कर रहा है, वो भी चोरी छुपे। दूसरी चीज देखो बहुत ज्यादा गलत तब हो जाती है, मान लीजिए महेश टीसीएस की ही राइवल कंपनी के साथ में काम कर रहा है। टीसीएस की राइवल कंपनी कौन है? टेक महिंद्रा मान लीजिए, विप्रो, इन्फोसिस, ये टीसीएस की राइवल कंपनीज हैं। तो इनमें से किसी के साथ में महेश काम कर रहा है, ये तो देखो और भी ज़्यादा गलत हो जाता है। हो सकता है फिर महेश टीसीएस की जॉब के दौरान जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो टीसीएस की राइवल कंपनी के साथ में शेयर कर ले, तो ये अनएथिकल है। कुछ कॉर्पोरेट लीडर्स के अनुसार, जैसे विप्रो के लीडर हैं अजीज प्रेम जी, उन्होंने हाल ही में ट्विटर में कहा था मैं मून लाइटिंग के सख्त खिलाफ हूं, ये तो एक प्रकार से धोखा है जो एम्प्लॉई अपनी पेरेंट कंपनी के साथ में कर रहा है। तो इसीलिए विप्रो ने ना अपने 300 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उनके ऊपर आरोप लगे थे मून लाइटिंग के। बहुत सारे जो दूसरे लीडर्स हैं ना इंडस्ट्री के, जैसे टीसीएस के सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा कि मून लाइटिंग गलत है। हालांकि देखो कुछ सीईओज का ये मानना है आज के समय में ना सिचुएशन काफ़ी चेंज हो रही है, तो बदलती सिचुएशन के हिसाब से हमें मून लाइटिंग को अलाउ करना चाहिए। क्योंकि देखो आज के समय में ना गिग वर्क बहुत चलता है, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम, जैसे जोमेटो स्विगी वर्कर्स पर डे के हिसाब से काम करते हैं, उसमें भी उनकी मर्जी है 4 घंटे काम करें। हालांकि कंपनीज इन्हें इंसेंटिव देती हैं कि लगातार 12 घंटे काम करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, फिर भी उनकी मर्जी है। अगर वो इंसेंटिव को इग्नोर कर दें तो उनकी मर्जी है। तो ना आज की जो जनरेशन है ना आईटी इंडस्ट्री में, उनको भी ना लगता है कि प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना ज़्यादा सही है। अगर उन्होंने टीसीएस का प्रोजेक्ट ले रखा है तो उसी समय अगर वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी ले लेते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो कई सारी कंपनीज के सीईओज को कहना है
कि बदलती जनरेशन की जो सोच है वो अलग है, आगे प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होगा ना कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होगा, तो इसलिए मून लाइटिंग को हमें अलाउ करना चाहिए। इसमें देखो एक दिक्कत ये भी है, दिक्कत ये है कि आज के समय में ना स्किल्ड वर्कर्स का मिलना मुश्किल हो गया है। वैसे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखो दुख की बात यह है स्किल्ड लोग मिल नहीं रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनीज को। अब कोडिंग वाले लोग कम हैं, जिस प्रकार की स्किल चाहिए टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब कंपनीज को उस स्किल वाले लोग कम मिल रहे हैं। तो अगर कोई स्किल वाला पर्सन उन्हें छोड़ के चला जाता है ना, तो उन्हें दुख होता है। जैसे एक सीईओ ने ना हाल ही में बताया था कि कोई पर्सन जिससे मेरी बात चल रही थी कि हाँ उन्हें आना है, उनका रिक्रूटमेंट जो टर्म्स हैं वो भी फिक्स हो गई थी, काफ़ी समय से बात हमने चलाई, रिक्रूटमेंट के लिए हमारी एनर्जी इन्वेस्ट हुई, लेकिन आखिरी के 10 मिनट में उस एम्प्लॉय ने इनकार कर दिया। हालांकि देखो ये अनएथिकल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय अपना फ़ायदा देखेगा ना, मतलब जिसके पास स्किल है वो अपना फ़ायदा देखेगा। बेशक वो उसने 10 मिनट में इनकार किया, कहीं और उसको बेटर टर्म्स मिल रही थी, ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, तो वो वहीं ज्वाइन करेगा। बट देखो कंपनीज के हिसाब से देखें तो भी ये गलत है, क्योंकि आपने किसी में एनर्जी इन्वेस्ट की है, रिक्रूटमेंट में जो काम करने के टर्म्स हैं वो सारे फिक्स हो गए हैं, बहुत एनर्जी आपने इन्वेस्ट की, लेकिन आखिरी मोमेंट पर उस पर्सन ने आपको इनकार कर दिया जब आपको लग रहा था कि सब कुछ अब फिक्स हो चुका है। तो उनके हिसाब से भी देखें तो थोड़ा सा गलत है। बट देखो बात राइटर यही करते हैं कि ना अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। इवन एचआर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बोलते हैं कि फ्यूचर में इसी प्रकार से वर्क होने वाला है, तो हमें न्यू एज पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। गिग वर्क आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स करना पसंद करेंगे, तो मून लाइटिंग को हम रोक नहीं सकते। अगर एम्प्लॉय एक ही समय में 2 जगह काम करेगा ना, तो उसे हम रोक नहीं सकते, बट हम थोड़ा उनके लिए चीज़ें आसान बना सकते हैं कि आप हमारी राइवल कंपनीज को नहीं ज्वाइन कर सकते, या फिर अगर आपको दूसरी जगह काम भी करना है तो आप हमें साफ साफ बताइए दूसरी जगह पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, ताकि फिर हम डिसाइड कर सकें कि हम आपसे काम करवाना चाहते हैं या फिर नहीं करवाना चाहते हैं। बट देखो इस पूरे आर्टिकल से, इस पूरे इशू से एक एसेंस तो हम निकाल सकते हैं जाहिर तौर पर कि जो अभी आईटी इंडस्ट्रीज के खास करके लीडर्स हैं ना, वो मून लाइटिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज मानते हैं कि इसमें कुछ भी अनएथिकल नहीं है, क्योंकि हमें देखो एक निश्चित आवर्स में जॉब करनी है टीसीएस में, फॉर एग्जांपल 9 से 6। अगर कोई अपना रात का समय किसी दूसरी कंपनी को दे रहा है या फिर सैटरडे संडे किसी दूसरी को कंपनी को दे रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है ना कि हमने टीसीएस के प्रति बेरुखी दिखाई है। जितने आवर्स टीसीएस के लिए काम करना था उतने आवर्स तो हमने दिए हैं ना। लेकिन एम्प्लॉयर के दृष्टिकोण से देखें तो वो इसलिए गलत है क्योंकि देखो बात सिर्फ घंटों की नहीं होती, काम कई बार ऑफिस में कम ज़्यादा भी होता है। तो वो अब जब जरूरत पड़ेगी कंपनी को तो एम्प्लॉय बोल देगा कि नहीं मैं आज ज़्यादा नहीं दे सकता, वो एक्सक्यूज़ देगा कि मुझे कहीं और जाना है, वास्तव में उसे किसी दूसरी और कंपनी के लिए काम करना है। नॉर्मल सिचुएशन में कंपनी को जरूरत पड़ी है तो एम्प्लॉय काम कर देगा, आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है तो एम्प्लॉय दे देगा। लेकिन वो दूसरी जगह काम कर रहा होगा तो कंपनी को कभी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकेगा, जरूरत पड़ेगी तब भी। तो ये सारे इश्यूज हैं जो हमने मून लाइटिंग के बारे में डिस्कस किए। बट आने वाले समय में वर्क का नेचर जरूर चेंज होगा और इसके लिए सभी कॉर्पोरेट ग्रुप्स को, इंडस्ट्रियल लीडर्स को तैयार रहना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मून लाइटिंग के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस में नई इक्वेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2020 में ना चाइना की ट्रूप्स एलएसी पर 7 पॉइंट्स पर आगे आ गई थी, अब 5 पॉइंट्स पर तो सहमति बन चुकी है। हाल ही में यानी पिछले हफ्ते एक और पॉइंट पर सहमति बनी डिसएंगेजमेंट की, मतलब उस पॉइंट पे दोनों देशों की जो फोर्सेस हैं पीछे चली जाएंगी। जिस पॉइंट पर हाल ही में सहमति बनी वो है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट, ये जो पॉइंट है। लेकिन देखो जिन पॉइंट्स पर अभी भी दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं वो है देप्सांग। अब दिक्कत देखो ये भी है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर जो सहमति बनी है ना उसको बफर जोन बना दिया गया है। अब आरोप ये है कि पहले इंडिया की फोर्सेस वहां पे आसानी से पेट्रोलिंग करती थी लेकिन अब नहीं कर पाएंगी। बफर जोन बनाने की वजह से एक लोकल काउंसलर ने यह दावा किया था कि अब जो लोकल सिटीजन्स हैं पशुओं को चराने के लिए वहां पे नहीं जा सकेंगे, पहले जाते थे।
और देखो मान लीजिए दो जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वहां पर भी सहमति बन गई, जैसे दपसांग है यहां पर, तो भी देखो ऐसा नहीं है कि 2020 से पहले जो सिचुएशन थी इंडिया और चाइना के बीच में वही सिचुएशन फिर से आ जाएगी, नहीं। पहले जो एग्रीमेंट्स थे बहुत सारे वो अब काइंड ऑफ ठंडे बस्ते में चले गए हैं। पहले तो इस प्रकार के एग्रीमेंट थे कि दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने आ भी जाएंगी तो अपना विरोध रजिस्टर करवाएंगी और उस पॉइंट से दोनों देशों की फोर्सेस पीछे चली जाएंगी, गोली का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रह जाएगी इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। जब देखो ये क्राइसिस पैदा हुए ना गलवान वैली की घटना के बाद, मतलब जब चाइना की फोर्सेस हमारे अंदर एंटर कर गई थी, तब के बाद से ना दोनों देशों ने मास डिप्लॉयमेंट किया है फोर्सेस का एलएसी पर। परमानेंट स्ट्रक्चर भी काफ़ी बनाए गए हैं दोनों देशों के द्वारा ताकि युद्ध की सिचुएशन में फोर्सेस को जल्दी से मोबिलाइज किया जा सके। इंडिया ने भी अपनी साइड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश की है ताकि जल्दी से सोल्जर्स को मोबिलाइज किया जा सके, और चाइना ने इंडिया के कंपैरिजन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा मजबूत कर लिया है। अब देखो कल को ना कहीं पर भी थोड़ा सा भी विवाद पैदा हो जाता है ना, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंप्रूव हो गया है दोनों साइड्स कि छोटा सा कन्फ्लिक्ट कब वार में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, समझ गए। अब दिक्कत यह भी है कि चाइना अभी भी पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बनाता है। मतलब साफ है इंडिया और चाइना के बीच में इतना लंबा बॉर्डर है, अगर अभी फिलहाल ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर जो टेंशन्स हैं वो ठीक भी हो गई तो इंडिया और चाइना बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति रहेगी, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। बट चाइना एक चीज में सफल हो गया है और इंडिया ने यह गलती कर दी है। जब से विवाद हुआ है इंडिया का फोकस ना एलएसी पर ज्यादा है, लैंड पर ज्यादा है, जबकि होना यह चाहिए था कि इंडिया इंडियन ओशन में चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता, क्योंकि इंडियन ओशन में रिलेटिवली इंडिया का डोमिनेंस है, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। बेशक हाल फिलहाल में इंडिया ने ना मैरीटाइम डोमेन में अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया है, जैसे क्रूज मिसाइल इक्विप्ड फाइटर्स, यूएस ओरिजिन नेवल हेलीकॉप्टर्स, ब्रांड न्यू इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट करियर। लेकिन देखो ये सब चीजें ना चाइनीज क्राइसिस, मतलब चाइना के साथ जो क्राइसिस पैदा हुए बॉर्डर पर, उससे पहले ही इंडिया ने कर ली थी। चाइना के साथ क्राइसिस हुए उसके बाद इंडिया ने कुछ नया अब किया नहीं अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बट देखो राइटर ये बोलते हैं चाइना इंडिया को ना लैंड तक ही रखना चाहता है, बट इंडिया ये गलती ना करे। इंडियन ओशन में इंडिया चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है, तो हमें ना इंडियन ओशन में अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना होगा। अगर लैंड पर चाइना मजबूत है तो कम से कम इंडियन ओशन में इंडिया चाइना से कम नहीं आता, बेशक बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आसानी से मुकाबला कर सकता है। और इंडिया के पास में ना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इंडियन ओशन में, पूरा इंडियन ओशन पर इंडिया का इन्फ्लुएंस है। चाइना का कोई भी शिप या फिर चाइना की सबमरीन तक आए तो वो इंडिया की नज़र से बच नहीं सकती। कम से कम ऐसी कैपेबिलिटी इंडिया में है, इंडिया की नेवल फोर्स में है। लास्ट में राइटर एक चीज़ देखो ये बोलते हैं, अभी मान लीजिए यहाँ पे ना डिसएंगेजमेंट हो गया बॉर्डर पर, तो इंडिया को ना कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना है। उसके बाद में पता लगे इंडिया को कि हाँ जब तक विवाद था तभी थोड़ा अपना मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया, उसके बाद भूल गए। भैया जिस प्रकार की सिचुएशन है ना बॉर्डर पर, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो भलाई इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप पहले से हर प्रकार के कन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो। तो इंडिया को ना मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करना चाहिए अपनी मिलिट्री के। इंडिया भी एक और ट्रैप में फंसा हुआ है, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस इंडस्ट्री। देखो आत्मनिर्भरता जरूरी है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में आएगी। शॉर्ट टर्म में अगर आपको कहीं से हथियार परचेज करने हैं तो करो, देश की सुरक्षा जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में धीरे धीरे होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप हथियार खरीदना बंद मत करिए आपको अगर हथियारों की आवश्यकता है फिलहाल तो एसेंस इस आर्टिकल का यही निकलता है कि इंडिया अपनी नेशनल कैपेसिटी को मजबूत करे धीरे धीरे मिलिट्री डोमेन में, मतलब ज़्यादा हथियार हों, ज़्यादा कैपेबिलिटी हो हमारे पास में। तब देखो दुश्मन देश भी डरता है कि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है, डेटरेंस क्रिएट होता है, डर पैदा होता है दूसरे देश में कि हम अगर इंडिया पे हमला भी करते हैं तो इंडिया उसका जवाब जरूर देगा, इंडिया के पास सारे हथियार हैं जवाब देने के लिए। तो चाइना भी एक बार सोचेगा इंडिया पर अटैक करने के लिए कि इंडिया भी हमें नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। तो इसलिए नेशनल कैपेबिलिटी को मिलिट्री डोमेन में मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
और हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।